सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 343 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो ये सीरीज चल रही है हायर ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की सीरीज में हमने ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। मोस्टली मैंने कई सारे जितने भी पॉसिबल टाइप्स इससे बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस कर लिया। इसमें से रिमेनिंग कुछ 10-1 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है जिनको मैं अभी इस सीरीज में ऐड कर दूंगा आने वाले टाइम में। बट अगर आपको ये पूरी की पूरी जो सीरीज है, जो प्लेलिस्ट है, एक्सेस करनी है तो इस टाइम पर टैब से क्लिक करके भी एक्सेस कर सकते हो। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिएगा, आज जो मैंने प्रॉब्लम ली है क्वेश्चन नंबर 343 के रूप में, उसमें हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आखिरकार क्या बोलता है, d² - 1 ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लीकेशन में y इज इक्वल्स टू cos hx मल्टीप्लीकेशन cos x, cos हाइपरबोलिक x मल्टीप्लीकेशन में cos x। जहां पर पहली ही चीज जो आपको क्या देखनी है कि कैपिटल डी आपको रिप्रेजेंट क्या किया गया है। कैपिटल डी जो कि डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है, वो यहाँ पे क्या है, d/dx मींस इसका जिसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा वो विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट होगा कितने टाइम, 1 टाइम। ओके, अब यहाँ पे कैपिटल डी स्क्वायर है यानी कि d² y हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन करके जब हम बाहर निकालेंगे तो, यानी कि y का विथ रेस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रखा है। तो मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओपन करके लिख दूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है, जो कि मेरे पास में ये होगा। ओके, अब देखो ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में जो फंक्शन है, देखो y का विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो रखा है। y यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखो y डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पे, x पे, एंड x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, अब यहाँ पे RHS साइड में r ऑफ x यानी कि फंक्शन ऑफ x अगर आ जाता है तो वो हमारे पास में नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ओके, अब अगर यहाँ पे 0 आ जाता है RHS में तो यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन क्या कहलाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हमारी क्या है, नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर जो y का विद रिस्पेक्ट टू x हाईएस्ट टाइम कितने टाइम हो रखा है, डेरिवेटिव कितने टाइम डिफरेंशिएशन हो रखा है, 2 टाइम्स। इट मींस ये हमारे पास में क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर। एंड देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट यानी कि हमारे पास में d² y/dx², इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है जो कि कांस्टेंट के रूप में 1 है। इसी तरह से जब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसमें जैसे कि अगर यहाँ पे dy/dx के टर्म में भी कोई होता, उसका कोई कांस्टेंट होता, तो वहां पे वो कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाता। ओके, सो यहाँ पे ये हमारे पास में जब इस फॉर्म में होती है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का सॉल्यूशन हम किस तरह से लिखते हैं, 2 पार्ट में लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लिखते हैं CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन, एंड देन सेकंड पार्ट में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद में पर्टिकुलर इंटीग्रल का, यानी कि y ऑफ c प्लस में y ऑफ p। ओके, यानी कि ये हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y एंड देन ये y ऑफ c प्लस में y ऑफ p। सो इसको हम 2 पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं, ये आपको पता लगे गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम क्या सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं पार्ट 1 की तरफ, जहां पे हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए इसका सॉल्व। सो देखो यहाँ पे d² y/dx² - में y इज इक्वल्स टू जो भी है उसको एक बार के लिए रख दो साइड में, क्योंकि हम यहाँ पे पार्ट 1 में जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे हम इसको अज्यूम करके चल रहे हैं एज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मींस हमारे पास में जो LHS में डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां से हमें क्या क्या इसके सॉल्यूशन निकल के आएंगे, उससे जो मिलके बनेगा वो हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। सो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन में। ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें y = e⁻mx को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो y तो है बट y का विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स डेरिवेटिव भी है। इट मींस हमें y का विद रिस्पेक्ट टू x 1 टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा एंड देन अगेन 1 मोर टाइम डेरिवेटिव को निकालना पड़ेगा। ओके, सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग y = e⁻mx हमारे पास में क्या आ जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो मेरे पास में dy/dx तो आ जाएगा ऐसे, d2y/dx² आ जाएगा m² e⁻mx। ओके, तो मैंने ये दोनों चीजें इस हमारे जो LHS में डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दी तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, जहां से हम कैलकुलेट कर पाएंगे फर्दर कि उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के क्या रूट्स निकल के आएंगे, जिन ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स को लेकर हम इसका सॉल्यूशन लिखने वाले हैं। और वो सॉल्यूशन जिसको हम LHS के सॉल्यूशन के तौर पे बोल रहे हैं वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन। ओके, y ऑफ c। सो देखो मैंने क्या किया, d2y/dx² की जगह पे हमारा जो y = e⁻mx का 2 टाइम डेरिवेटिव था वो रख दिया, देन माइनस में y = 0
कहा था क्या मैंने कि इसको एज होमोजीनियस इक्वेशन हमें ट्रीट करके सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में e टू द पावर mx हमारे पास कॉमन आएगा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे e टू द पावर mx डजंट इक्वल टू 0 है, ये चीज मैं ऑलरेडी पिछले वाले क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, और अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा कि e टू दी पावर mx एक्सपोनेंशियल का जो आप ग्राफ है वो बना के इस चीज को देखेंगे तो आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन पता लग जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि e टू दी पावर mx डजंट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास में m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के लिए हमें जो रूट्स निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, m इज इक्वल टू प्लस वन माइनस वन, दो डिस्टिंक्ट रूट है एंड रियल रूट है। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन के जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो ऐसी कंडीशन में किस तरह से लिखा जाता है सॉल्यूशन, व्हेन रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन देन सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, y ऑफ c इज इक्वल्स टू, दो रूट्स है तो c1 एंड c2 आएंगे किस तौर पे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट के रूप में। ठीक है, तो c1 e टू द पावर x का कोफिशिएंट होगा फर्स्ट रूट, एंड देन अगेन जो c2 के साथ में e टू द पावर x है उसका कोफिशिएंट होगा हमारा जो सेकंड रूट है वो, यानी कि e टू द पावर x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -1। तो यहाँ पे मेरे पास में y ऑफ c यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन हमने लिख दिया है, जहां पे c1 एंड c2 जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या है हमारे पास में आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके, सो यहां से हमारा पार्ट 1 सोल्व हो चुका है। अब हम जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारा क्या कहता है कि हमें इसका जो rx है, जो हमारे पास में फंक्शन गिवन है cos हाइपरबोलिक x मल्टीप्लिकेशन में cos x, उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा, जिसको हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो देखो मैंने अगेन यहाँ पे लिख दिया है कंप्लीट हमारा जो क्वेश्चन था वो, एंड देन यहाँ से हम जो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसका जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आता है वो हमारे पास में क्या आता है, देखिएगा हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो पी का है वो क्या है, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन में फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, जो rx है, जो गिवन फंक्शन है जिसका हम यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल में सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारे पास में क्या है, डी स्क्वायर माइनस में 1, एंड देन ये हमारे पास में rx है। तो यहाँ पे अब पी के लिए इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में मैंने ये दोनों चीजें रख दी है। अब देखो इसको हमें फर्दर सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल टर्म में। सो cos हाइपरबोलिक x एंड sin हाइपरबोलिक x, इन दोनों की एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन आपको याद होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के भी यूज में आने वाली है और हर एक प्रॉब्लम में जब हमें कन्वर्ट करना रहता है, एक्सपेंड करना रहता है और जब कंप्रेस करना रहता है तो उन दोनों में ही हमारे पास में हेल्पफुल रहती है। और ये दोनों ही चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट होने वाली है, कैसे चलिए बताते हैं। तो देखो यहाँ पे cos हाइपरबोलिक x के लिए मैंने एक्सपेंशन बता दिया है, एंड देखो e टू द पावर x प्लस में होगा, यहाँ पे माइनस में होगा। इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, cos हाइपरबोलिक x, cos में जो है उसको पॉजिटिविटी के साथ में लो यानी कि प्लस, साइन में जो है उसको नेगेटिविटी के तौर पे याद रखो यानी कि माइनस, एंड अगेन बाकी जो भी रिमेनिंग टर्म्स है e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी एंड देन मल्टीप्लाई कर दी, एंड देन जो 1/2 था उसको मैंने एज कॉमन बाहर ले लिया है। सो एज इट इज ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, सिंपल प्लस माइनस एंड देन कॉमन लिया है मैंने। ओके, सो देखो इसके बाद में अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो हमारे पास में इनको ऑपरेट करना है डिफरेंशियल ऑपरेटर में, उसको ऑपरेट करने की जो हमारे पास में रूल्स है, पॉसिबल रूल्स, वो क्या क्या हो सकते हैं वो दोनों में यहाँ पे आपको समराइज करके बता रहा हूं। जिसमें हमारा जो फर्स्ट रूल आता है वो हमारे पास में क्या आता है, अगर हमारे पास में डिनोमिनेटर में फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर है एंड न्यूमरेटर में अकेला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसके हमारे पास में x का कोफिशिएंट a है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर f ऑफ d है वहां पे d की जगह पे सिंपली रिप्लेस कर देना है a को। a क्या था, e टू द पावर x का कोफिशिएंट था। ओके, तो यहाँ पे f ऑफ a एंड देन मल्टीप्लीकेशन में ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा e टू द पावर ax, जहां पे हमारी जो लिमिटेशन है, जो कंडीशन है वो क्या फुलफिल होनी चाहिए कि हाँ आपने रख तो दिया f ऑफ a बट f ऑफ a डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात आनी चाहिए समझ में। और अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता है, इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा वो भी देख लीजिए। अगर f ऑफ a इज इक्वल टू 0 है तो हमें जो हमारा फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर था उसको वन टाइम डिफरेंशिएट कर देना है विद रेस्पेक्ट टू d। d की टाइम में है तो d के रेस्पेक्ट में करेंगे। ओके, एंड वन टाइम कर रहे हैं तो ऊपर वन टाइम हमें मल्टीप्लाई कर देना है x के साथ में। ओके, अब देखो एज इट इज सब चीजें ऐसी की ऐसी रहेगी, हमें x का कोफिशिएंट a को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, बट सेम चीज, सेम कंडीशन, सेम लिमिटेशन अगेन यहाँ पे अप्लाई होगी क्या कि f डैश
जो डी था उसमें ए रिप्लेस करने के बाद में जो हमारे पास में रिजल्टेंट आएगा एफ डैश ए, वो भी डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें होने के बाद में एक्स अपॉन में एफ डैश ए एंड देन ऊपर मल्टीप्लीकेशन में ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। ये वाली कंडीशन यहाँ पे हमारे पास में नहीं आएगी यूज में, बट एज ए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें इसके लिए पॉसिबल थी एक्सपोनेंशियल के लिए, वो मैंने चीज़ें एक साथ समराइज करने के प्रयास के तौर पे यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है। अब देखो यहाँ पे e टू द पावर एक्स के साथ में अगर x का ही कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, तो इस केस में आप लोगों को क्या करना है, वो चीज़ है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पे यूज में होने वाली है, क्योंकि हमारे पास में cos x के मल्टीप्लिकेशन में एक बार तो e टू द पावर माइनस एक्स है, एक बार e टू द पावर प्लस एक्स है। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लिकेशन में e टू द पावर ax के, तो एक्सपोनेंशियल शिफ्ट रूल क्या कहता है कि जब आप e टू द पावर ax को ऑपरेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, प्लस का a है, तो यहाँ पे d की जगह पे d प्लस a को रिप्लेस कर देगा वो प्लस का a। मान के चलो e टू द पावर माइनस का ax है, तो x का कोफिशिएंट माइनस से रिप्लेस कर देगा d माइनस a। ठीक है, d को रिप्लेस कर देगा d माइनस a, एंड देन यहाँ पे a है प्लस का, तो यहाँ पे d प्लस a रिप्लेस कर रहा है d को, एंड v एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, y ऑफ p यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो हमारा सॉल्यूशन है वो 1/2 एज इट इज है, एंड e टू द पावर x के साथ में मैंने जैसा कि बताया था आपको हमारा लास्ट पेज पे जो हमने जहां पे छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि e टू द पावर x के साथ में एक बार तो cos x है, एक बार ठीक है e टू द पावर माइनस एक्स है cos x के साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तो d स्क्वायर माइनस में 1 है डिनोमिनेटर में। सो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस v को ऑपरेट करना है, तो यहाँ पे v क्या है, cos x है, तो यहाँ पे e टू द पावर x को जब हम ऑपरेट करके इस साइड लाएंगे, सॉरी है ना, v को नहीं e टू द पावर x को ऑपरेट करके हम जब इस साइड लेके आएंगे तो हमें क्या करना है, जो x है यहाँ पे cos x है, यहाँ पे भी cos x है। मैं एक चीज को लेके इसको पूरा सॉल्व करके बता दूंगा, देन जो सेकंड वाला है उसको हम फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे। सो देखो यहाँ पे e टू द पावर x cos x है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 यानी कि यहाँ पे d की जगह पे d प्लस में 1 को रिप्लेस कर देना है, यानी कि d स्क्वायर माइनस में 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया है, d प्लस 1 एंड देन d माइनस 1 के रूप में मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब देखो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे d की जगह पे d प्लस 1 रिप्लेस हो रहा है, d प्लस 1 d प्लस 1 d प्लस 1 d माइनस 1, ये वाली चीज थी जहां पे d की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया है d प्लस में 1 को, एंड देन यहाँ पे भी d प्लस में 1 को। ओके, सो देखो यहां से ये कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस 1 माइनस में 1, तो यहाँ पे d बचा, यहाँ पे d प्लस 2 बचा, यहाँ पे d बचा, यहाँ पे d प्लस 2 बचा, बाकी रिमेनिंग चीजें इसके लिए सेम है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब इस d को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो d स्क्वायर प्लस में 2d आ गया है। अब ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल शिफ्ट रूल कंप्लीट। जब आपने एक्सपोनेंशियल को तो ऑपरेट कर लिया, आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया, यहाँ पे cos x रिमेनिंग रह गया। सो cos x के लिए और sin x के लिए कॉमन रूल है, क्या है कि आप जब cos x को ऑपरेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे cos अगर ax प्लस में b की फॉर्म में है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस फॉर्म में हमारे पास में होगा तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि हमारे पास में जो d स्क्वायर है उस d स्क्वायर को रिप्लेस करना है x कोफिशिएंट a से, यानी कि cos x में जो हमारा x का कोफिशिएंट है a, इस a के स्क्वायर के माइनस टर्म के साथ में हमें रिप्लेस करना है, यानी कि f ऑफ माइनस a स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे हम d स्क्वायर की जगह पे। ओके, सो यहाँ पे cos ऑफ ax प्लस में b की टर्म हो या फिर sin ax प्लस में b की फॉर्म हो, दोनों के लिए सेम रूल अप्लाई होगा कि हमें d स्क्वायर की जगह पे रिप्लेस करना होगा x के कोफिशिएंट के स्क्वायर के माइनस मल्टीप्लिकेशन के साथ में, यानी कि f ऑफ माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, एंड देन सेम कंडीशन सेम लिमिटेशन यहाँ पे होगी कि हमारे पास में f ऑफ माइनस a स्क्वायर डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, cos x है, तो देखो cos x के लिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास में 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 एंड देन माइनस में 1, यानी कि d स्क्वायर की जगह पे हमें माइनस का 1 रख देना है। ओके, सो यहाँ पे 2d माइनस में 1, 2d माइनस 1 cos x एज इट इज। देखो ऊपर से जब हम सेकंड वाले टर्म के लिए देखते हुए आएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक्सपोनेंशियल शिफ्ट रूल लगा है, यहाँ यानी कि यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स को जब हम ऑपरेट करेंगे तो x का कोफिशिएंट जो -1 है उस -1 को यहाँ पे हमें रख देना है d की जगह पे, d -1 रख देना है। ओके, तो यहाँ पे d प्लस 1 d माइनस 1 फॉर्मूला मैंने ओपन किया था, दोनों की जगह पे जहां जहां d था वहां पे d -1 रख दिया है, एंड देन +1 -1 कैंसिल आउट, अगेन d एंड देन d -2 रह गया, एंड देन यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा मैं अंदर तो d स्क्वायर माइनस में 2d। अब यहाँ पे भी d स्क्वायर की जगह पे मुझे क्या रखना है, माइनस का 1, यानी कि 2d माइनस का एंड देन माइनस का 1, माइनस का 2d माइनस 1 एंड देन प्लस का 2d माइनस का 1, ये दोनों चीज यहाँ से हमें रिजल्टेंट मिल चुकी है।
इसके बाद में हमें जो फाइनल स्टेप है उसमें क्या करना होगा कि हमारे पास में डिनोमिनेटर में 2d माइनस का 1 बन गया है एक टर्म, तो एक माइनस का 2d माइनस का 1 बन गया है। ओके, तो यहाँ पे हमें इन दोनों टर्म्स में अगेन डी स्क्वायर का टर्म बनाना है, क्योंकि हमारे पास में कोस एक्स है ऊपर, तो कोस एक्स को यूज में लेके हमें डिनोमिनेटर से जो कैपिटल डी है, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, उसको हमें फ्री करना पड़ेगा वहां से। ठीक है, तभी हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे इसको, जब हम डिनोमिनेटर से जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको रिमूव कर पाएंगे। ओके, सो यहां से 2d माइनस में 1 है, इसको रिमूव करने के लिए मैंने 2d प्लस में 1 एंड देन 2d प्लस में 1 को ऊपर एंड नीचे, यानी कि हमने रैशनलाइज किया है डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे 2d प्लस में 1 जब नीचे आएगा तो 2d का स्क्वायर यानी कि 4d स्क्वायर माइनस में 1, तो यहाँ पे 4d स्क्वायर माइनस में 1 आ जाएगा एंड ऊपर 2d प्लस में 1। एज इट इज यहाँ पे भी माइनस का 2d माइनस 1 है, तो यानी कि माइनस का 2d माइनस में 1 एंड देन माइनस का 2d प्लस में 1 एंड देन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो मेरे पास में आ जाएगा 4d स्क्वायर माइनस में 1 एंड ऊपर आ जाएगा माइनस का 2d प्लस में 1। सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा मैंने उसमें किया वैसा ही सेम चीज इसमें किया है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है माइनस ए स्क्वायर के साथ में, अगेन माइनस 1 के साथ में हम रिप्लेस करेंगे, तो माइनस का यानी कि माइनस का 1 है एंड देन 4 है दोनों में, तो यानी कि माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस 1 यानी कि माइनस का 5 आ गया दोनों में। ओके, सो माइनस 5 मेरे पास में डिनोमिनेटर में दोनों में से आ गया है, जिनको मैंने कॉमन ले लिया है। अब अंदर मेरे पास में cos x है, इस cos x को मैं 2d से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि d है, यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर है, यानी कि d बाई डी एक्स है, मीन्स cos x का विथ रेस्पेक्ट टू x वन टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, तो ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास में 2d है, यानी कि 2 एंड देन d यानी कि cos x का वन टाइम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x मेरे पास में क्या आ जाएगा, माइनस का sin x एज इट इज प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 एंड देन माइनस का sin x प्लस में cos x। ठीक है, ऊपर से सेम एज इट इज। अब देखो यहाँ पे e टू द पावर x है, यहाँ पे e टू द पावर माइनस x है, तो मैं एक चीज कर सकता हूँ, यहाँ से अगेन ट्राई कर सकता हूँ इसको हाइपरबोलिक फंक्शन में ट्राई करने, कन्वर्ट करने का, रिड्यूस करने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो e टू दी पावर x है, e टू दी पावर माइनस का x है, इन दोनों के साथ में मेरे पास में sin x भी है, cos x भी है, sin x भी है, cos x भी है, तो मैंने e टू दी पावर x के साथ में इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है पहले तो सिंप्लीफाई फॉर्म में। ओके, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में माइनस का 5 था, तो इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर एंड देन एज इट इज यहाँ पर भी मैंने जब माइनस को हटाने के लिए ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिनोमिनेटर का माइनस तो चला गया, बट ऊपर जो न्यूमरेटर में माइनस आया उन दोनों को एक एक करके मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो आप इसको। सो यहाँ पे मेरे पास में 2 sin x माइनस का cos x आ जाएगा एंड देन यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होकर मेरे पास में प्लस का 2 sin x एंड देन प्लस का cos x, ये माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, तो देखो अब यहाँ से मुझे क्या करना है, 2 sin x के साथ में मेरे पास में जो जो टर्म है उनको मैंने कॉमन निकाला, यानी कि e टू द पावर x एंड देन माइनस का e टू द पावर माइनस x एज इट इज cos x के साथ में माइनस का cos x के साथ में मेरे पास में क्या क्या है, e टू द पावर x प्लस में e टू द पावर माइनस का x। ओके, तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं 1/2 को भी मैं इन दोनों के नीचे ले लेता हूं तो ये पॉजिटिव यानी कि ये cos हाइपरबोलिक x बन रहा है, ये नेगेटिव यानी कि ये sin हाइपरबोलिक x बन रहा है। तो इन दोनों को अगर मैं सेम करके लिख देता हूं तो मेरे पास में आ गया 2 sin x sin हाइपरबोलिक x माइनस का cos x एंड देन cos हाइपरबोलिक x एंड 1/5 मैंने बाहर ले लिया है। मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर दिया क्योंकि ये सब चीजें आपको ऑलरेडी आती है। ओके, सो यानी कि यहाँ पे मेरे पास में आ चुका है पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइनली। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है तो मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, y ऑफ c प्लस में y ऑफ p, y ऑफ c मेरे पास में आया था ये एंड देन y ऑफ p फाइनली मेरे पास में आ चुका है इस फॉर्म में, जिसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस सीरीज से रिलेटेड और बाकी सारे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है उन सभी को आप एक्सेस कर सकते हो, टैब से प्लेलिस्ट की लिंक को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने बैच के साथ में शेयर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।